अस्सलाम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इकोनॉम वाइज। आज हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। टॉप पे तीन हैं। एक तो बहुत मुबारक हो पूरी कौम को, सऊदी अरब से 2 बिलियन एडिशनल सिक्योर हो गए हैं। दूसरा, हम पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट आउटसोर्स करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे। अच्छी बात है, बुरी बात है। तीसरा, चाइना से पैसे जो आने थे वो मतलब रोल ओवर था, वो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो पहुँचे नहीं, किधर हैं। तो ये और इसके अलावा बहुत कुछ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा अली, हमने 26 जनवरी को मेरे ख्याल में शो किया था, जिसमें आपने कहा था तब 16 से 17% हुआ था इंटरेस्ट रेट, और आपने कहा था कि इसको 23% करना चाहिए था। ये जो अभी विक्ट्री लैब ले रही है हुकूमत 1% बढ़ा के, ये बहुत तंग होंगे आगे जाके। और आपने इसहाक डार साहब की शान में भी कुछ कलमात कहे थे जो हम रिपीट नहीं कर सकते। जिन जो देखना चाहते हैं वो वापस चले जाएं उस एपिसोड पे। तो आज वो करते करते बीच में 2-3 दफ़ा इंटरेस्ट रेट और बढ़ा। हर दफ़ा मैंने उसका छोटा क्लिप हमारे शो का लगा के ट्विटर पे दाद वसूल करने की कोशिश की। अब कल परसों 21% तक पहुंच गया है। तो अब आपके ख्याल में ये मतलब 100 प्यास और 100 जूते तो हो गया, लेकिन अभी भी 2% की और गुंजाइश है, या अभी और ऊपर जाएगा? अच्छा, मेरा अपना ख्याल उस वक्त ये था कि ये 23-24% के आसपास आप इंटरेस्ट रेट को लेके जाएंगे तो तब मार्केट को स्टेबिलिटी का सिग्नल मिलेगा। और उस वक्त हमारा ख्याल था, अगर आपको याद हो कि इन्होंने 1% बढ़ाया है, वो मौका था कि वो उसको 2-3%, 3% तक बढ़ाते, ताकि उसके बाद एक दो फेजेस में और इसको ये 23-24 तक लेके जाते और मार्केट को स्टेबिलिटी का सिग्नल देते। अच्छा, अब हो ये रहा है इस सारे चक्कर में कि वो जब जनवरी के आखिर में इन्होंने रेट इंक्रीज़ किया था, तो उसके बाद एकदम रुपये का फ्री फॉल भी शुरू हुआ था और मार्केट में अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई मार्च के शुरू में, और वहाँ पर फिर इसको 17 से 20% पे ले गए, विच आई थिंक वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और तवक्को यही थी कि उसके बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अगली मीटिंग आएगी, जो इस मतलब 2-3 दिन पहले हुई है, तो उस वक्त इसको फिर 20 से 23 पे ले जाएंगे और मार्केट को एक तरह से सिग्नल मिल जाएगा कि जी अब स्टेबिलिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ रेट हाइक। वो बदकिस्मती से मतलब वही दोबारा वाली बात, 100 प्याज 100 जूते। तो वो 1% जब किया था तब 3% कर देते तो उस एमरजेंसी मीटिंग की ज़रूरत ना रहती। अब फिर दोबारा उन्होंने वही किया है कि 1% इंक्रीज़ किया है। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत जल्दी इसको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि कल रुपया फिर एकदम वो 290 के आसपास पहुंच गया है। 280, डॉलर। 81-82 के आसपास डॉलर के मुकाबले में होता था, और ये एकदम इसने कल शूट लगाया। और परसों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की के उसका इजलास के मिनट्स आउट हुए और डिसीजन अनाउंस हुआ, और कल जो मार्केट है उसने उस डिसीजन को ये सलामी दी है। अच्छा, एक चीज़ ना लोगों को समझ नहीं आ रही है, मतलब वो आपको याद होगा जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि ये रिस्ट्रिक्शन शॉर्ट टर्म के लिए तो सोल्यूशन है और ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सोल्यूशन नहीं है। और उसकी मतलब उसकी ना मल्टीपल वजूहात हैं। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारा जैसा मुल्क जो है, पाकिस्तान जिस तरह है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क की कंजम्पशन ही, सिर्फ अगर हम कंजम्पशन को देखें, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे जीडीपी का, तो हमारी कंजम्पशन का ही को तकरीबन कुछ 25 से 30%, यानी एक चौथाई से एक तिहाई के बीच में, वो डायरेक्टली इंपोर्ट से लिंक्ड है। ठीक है, मसलन कुछ सालों में तो इवन हमें बहुत बेसिक स्टेपल जिस तरह गंदम वगैरह हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, कभी खादें भी इंपोर्ट करते हैं हम। मतलब ये तो बेसिकली वो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारा जो फ्यूल है उसका बल्क जो है वो तकरीबन सा, मतलब हमारा को 10% जीडीपी तो सिर्फ फ्यूल की इंपोर्ट ही है, आई थिंक, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। तो एक तो ये चीज़ कि जब आप बेसिकली इंपोर्ट को रोक रहे हैं और उसके थ्रू डॉलर को आर्टिफिशियली मतलब प्रॉप अप, रुपए को डॉलर के अगेंस्ट प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो ये कि उसकी कॉस्ट ये है कि आप इकॉनमी को बिल्कुल ही स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसके फिर मतलब इकॉनमी कोई वन ऑफ इवेंट तो नहीं होता कि आपने पेट्रोल मंगवाया और बस, मतलब हर ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शंस के साथ लिंक्ड होती है। मसलन अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में इन्होंने वो लिस्ट बना दी है। लिस्ट बनाने से हुआ ये है कि वो फॉर इंस्टेंस कॉफ़ी जो है उसकी इंपोर्ट अलाउड है।
कॉफ़ी से रिलेटेड पेरिफेरल कई चीज़ें होंगी जिनकी इंपोर्ट बैन है। ठीक है, तो अगर आप कैफ़ेज़ वगैरह पे जाते हैं आजकल तो आपको पता चलता है कि वो मतलब या तो ग्रे चैनल से सामान उठा रहे हैं, उनमें से अक्सर ये रोते पाए जाते हैं कि जी हम इस वक्त मतलब हम कॉस्ट मीट नहीं कर सक रहे क्योंकि हमें चीज़ें या मिल नहीं रही हैं, या मिल रही हैं तो हम ग्रे चैनल्स ले रहे हैं और बहुत महंगी मिल रही हैं। अच्छा, ये तो एक कारोबार का हाल हो गया, और यही चीज़ एग्जैक्टली इफेक्टिवली हर कारोबार के ऊपर मतलब रेप्लिकेट करती है। मसलन फॉर इंस्टेंस आप प्योरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत से जो मयरिंग और सर्वे के इक्विपमेंट हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। अब उसकी एलसी नहीं खुल रही होगी, या जब उसकी एलसी नहीं खुल रही होगी तो उसका मतलब ये है कि बेसिकली सीमेंट यहाँ अगर पर, सस्ता भी मिल रहा तो फ़ायदा नहीं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब सीमेंट सस्ता नहीं मिल रहा वैसे तो, लेकिन हाँ। अगर सीमेंट मिल भी रहा है तो उसका फ़ायदा इस सेंस में नहीं है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर कॉस्ट ओवरहेड्स बिल्ड हो रहे हैं, इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी बिल्ड हो रही है। यही चीज़ अगर आप इससे एक लेवल आगे चले जाएँ तो इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनके बेशुमार इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें मतलब कई मतलब छोटे छोटे स्पेयर पार्ट हैं जिनकी 8-8 9-9 महीने से एलसी नहीं खुली हुई, और उसकी वजह से पूरा प्लांट सफ़र कर रहा है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी जो मई पिछले साल में आई थी, ये को 2-3 महीने का सोल्यूशन तो हो सकता था, और आई थिंक वो मतलब इंटेंट शायद उस वक्त यही थी कि जी 2-3 महीने में मई सितंबर तक हम आईएमएफ के साथ अपना मामला सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम शायद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी एक्सेप्ट फॉर लाइक एक्सट्रीम लग्जरी आइटम्स, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। वो डार साहब आए, डार साहब जो हैं वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को एक और ही लेवल पे ले गए हैं। मतलब बैंकों से कहा जाता है कि जी आप हमें जो एलसी की रिक्वेस्ट हैं वो भेजें, वो फिर स्टेट बैंक में कोई समझदार से लोग बैठे हैं, वो देख के फ़ैसला करते हैं कौन सी एलसी खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी है। अच्छा, अब उसमें भी क्योंकि पाकिस्तान है अल्लाह के फजल से, तो यहाँ रेंज रोवर की इंपोर्ट की एलसियाँ खुल गई हैं, और एक टाइम ऐसा था जब बेसिकली दवाइयों के रॉ मटेरियल की एलसी नहीं खुल रही थी, तो मतलब वो समझ होता गया मैं। है सब कुछ यहाँ पर, जान पहचान भी होती है, बवाए कौम भी होते हैं। तो ये वाली चीज़ें ना ये इकोनॉमी में चल नहीं सकती लॉन्ग टर्म, और मतलब ये इसके 2-3 महीने के लिए ठीक था। अब ये बट अनफॉर्चुनेटली लग ये रहा है कि अब शायद ये नॉर्म बनता जाएगा, और अगर ये नॉर्म बनता जाएगा तो उसका मतलब ये है कि हम शायद बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको सफ़र करेंगे। सफ़र इस सेंस में भी करेंगे कि मतलब वो जो है ना, आप एक तो ये कि आपकी इस वक्त इकॉनमी नहीं चल रही, बट इकॉनमी ना चलने के साथ साथ दूसरी चीज़ आ जाती है कि एक ऐसा टाइम जब मतलब दुनिया एक्चुअली शेप अप कर रही है, मतलब इफ़ेक्टिवली शायद इन दिनों में हम उन इवेंट से गुज़र रहे हैं जो हमारे दुनिया के अगले 100 साल 150 साल की डायरेक्शन का तयन करेंगे। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देंगे इस सारे चक्कर में। और ये होगा बेसिकली इसलिए क्योंकि किसी आदमी का ख्याल है कि अगर वो डॉलर को 200 रुपये पे रख लेता तो बस उसने बताना था कि वो कितना वो हरकुलीस है। अच्छा, वो चाइना से 1-2 बिलियन डॉलर आने थे और लोग बड़े उतावले हो रहे हैं कि वो आए क्यों नहीं। वो बेसिकली रोल ओवर था, वो आने नहीं थे, वो हमारे पास जो है जो हमने वापस करने थे जी अब नहीं उन्होंने करने। चाइना ने आई थिंक उसको 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी आपकी अभी पेमेंट ड्यू थी, हमारा डिपॉजिट आपके पास पड़ा था, इसको हम 1 साल के लिए आपको एक्सटेंड कर देते हैं। सो बेसिकली वो रोल ओवर है बिल्कुल 2 ठीक है, बिलियन डॉलर क्योंकि का। इस वक्त अगर हमें वापस करने पड़ जाते तो बड़ा मसला हो जाना था। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता था वो सब। मतलब क्या किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि वो शुक्रिया अदा किया जा सकता शुक्रिया है अदा चाइना करना, का। चाइना का तो शुक्रिया अदा, चाइना का तो एक्चुअली हमें मतलब वैसे ही मेरा ख्याल है उठते बैठते हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब से 2 बिलियन डॉलर एडिशनल सिक्योर हो गया है और आईएमएफ ने हमें खबर दी। जी, उसकी वजह ये है कि आईएमएफ ने कंडीशन ये रखी थी कि जी हम आपकी, ये डार साहब आपको पता है इन्होंने कहा था आई नो, आई डोंट केयर, आई नो हाउ आईएमएफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो आईएमएफ ने कहा था कि नहीं, आपकी बात पे हमें ज़िंदगी में पहले भी एतबार नहीं था, अब भी नहीं है। तो जिसने पैसे देने हैं ना उससे कहें कि वो हमें रिटर्न गारंटी दे कि वो आपको पैसे देगा। तो सऊदी अरेबिया ने वो गारंटी 2 बिलियन डॉलर की दे दी है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया वगैरह से गारंटियाँ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ 4-5 दिन पहले डार साहब कह रहे थे कि अब मैं आईएमएफ के अलावा को प्लान बनाऊंगा जिसमें ये होगा। तो मुझे लग ये रहा है कि डार साहब बेचारे जो है ना वो अब आइसोलेट हो चुके हैं, और ये फैसले और ये सारा प्रोसेस जो है
वो बजाय खुद रियासत के हाथ में है। डार साहब इस वक्त इतने ही रेलेवेंट हैं पाकिस्तान के साथ जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में मैं हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई है। उसकी वजह ये है कि अगर वो रेलेवेंट होते और जिस तरह से सेठी साहब ने कहा था कि वो ठीक करेंगे, कि वो आएंगे और वो कहेंगे ओए अब बंदे बन जाओ तो वो तो उनको बड़ा अल्लाह का करम है कि वो फाइनली रेलेवेंट हो गई। नहीं, वो आए हैं, उन्होंने ये कहा भी है कि वे बंदे बन जाओ, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि मतलब उनको एहसास दिलाया गया है कि क्योंकि एक चीज़ और भी थी, आपको याद होगा जब IMF रिव्यू चल रहा था तो वो डार साहब किसी मीटिंग में नहीं बैठे थे। मतलब IMF के वफ्द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात, इवेंचुअली आखिरी गारंटी पर उन्होंने कहा था कि नहीं हम फाइनेंस मिनिस्टर की गारंटी है, नहीं हमें वज़ीर आज़म से। तो फिर आई थिंक शहबाज शरीफ साहब उन दिनों आई थिंक उनको कोरोना हुआ था अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो उनके साथ उनकी एक जूम कॉल कराई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप टेंशन ना लें, मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मैं आपकी चीज़ों का ख्याल करूँगा, मैं चीज़ें पूरी करके दूँगा। लेकिन वो बीच में डार साहब कभी वो इस्लामी बैंकिंग ले आते हैं कभी वो आई डोंट केयर कर देते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैंने प्लान बना लिया IMF के बगैर मुल्क चला के दिखाऊंगा। तो लेकिन दूसरी तरफ एक्चुअली मतलब आई थिंक फैक्चुअल पोजीशन यही है कि जो रियासत है वो IMF की शर्तें पूरी करने की कोशिशों में है पूरी में, ताकि इस महीने में किसी टाइम पे बेसिकली IMF का लोन अप्रूवल हो जाए और उसके बाद सिलसिला चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही अजीब सी खबर मैंने अरब न्यूज़ पे पढ़ी, और वो ये थी कि पाकिस्तान का फॉरेन डेट का या फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स का मसला हल करने के लिए जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं उन्होंने सोचा है कि वो $24 बिलियन नहीं, इकट्ठा करके 2 साल के लिए सिस्टम में डाल दें। आप तो हैं ज़रा मतलब एलीट आदमी, इसलिए आपने इसको अरब न्यूज़ पे पढ़ा, ये एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी चली थी। तो मैं ये सोचा था कि जो हमारे करेंसी एक्सचेंज वाले हैं ये तो किसी को अपना जुकाम ना दें। नहीं, वो ये बेसिकली कह रहे थे कि जी हम गवर्नमेंट के लिए $24 बिलियन का लोन अरेंज कर देंगे और 2 साल के अरसे में। लेकिन उसमें ना मसला इस मुल्क में ना हर बंदा डार है उसकी वजह ये अल्लाह अल्लाह करके फैटिव से जान छुटी है। सबको पता है कि इन्होंने $24 बिलियन लाना है, तो अव्वल तो 24 पूरा नहीं करेंगे, कुछ 6-8 जितना भी कर देंगे। वो आएगा बेसिकली कहाँ से? वो आएगा तो उसके बाद फिर दोबारा अल्लाह अल्लाह करके हम वो ग्रे लिस्ट से कुछ 6-8-7-9 साल के बाद, जिसमें भी हम एक्चुअली जाने में मतलब हमारे वहाँ पहुँचने में और बैठे रहने में डार साहब और चौधरी निसार साहब का सबसे क्रिटिकल रोल था। मतलब ये भूलना नहीं चाहिए कौम को तो वो अल्लाह अल्लाह करके हम सब जोर लगा के निकले। तो अब वो फॉरेक्स डीलर जो हैं वो कह रहे हैं आओ वापस। हाँ, वो जिस तरह आप मतलब चमगादड़ों से मिलने जाओ ना तो वो कहती है कि आओ पुट्ठा लटकिए तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें बताओ, हमें पता है कैसे हम यहीं पैसा कमाएंगे और आ जाएगा, लेकिन वो उसके बाद फिर दोबारा हम मसाइल में घिर हाँ जाएंगे। उसी मसले में चले जाएंगे। मसाइल में नहीं घिर जाएंगे, वो एक मसला जिससे हम अल्लाह अल्लाह करके हमारी जान छुटी, एक चीज़ जो ठीक हो गई है, हम वापस उधर चले जाएंगे। अच्छा, सो फॉरेन रिजर्व्स ही बेहतर करने के लिए अखबार में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान 3 एयरपोर्ट्स जी आउटसोर्स करने। अच्छा, ये जो है ना, ये बेसिकली आपको याद होगा कि ये जो एयरपोर्ट आउटसोर्स, एक तो एयरपोर्ट आउटसोर्स जो है ना, इसकी तजवीज़ बहुत लंबे अरसे से चल रही है। मतलब ये कोई आज की तजवीज़ नहीं है। ये जब, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 2011 में आसिफ ज़रदारी साहब तुर्की गए थे, तो उस वक्त इन्होंने एक लोड शेयरिंग का टर्किश एयरवेज़ के साथ एग्रीमेंट की बात की थी, और दूसरा इन्होंने इस तरह की बात की थी कि जी हमारे जो एयरपोर्ट हैं इनको हम एफिशिएंसी के लिए जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंटिटीज़ हैं हम चाहते हैं कि वो आएँ और हमारे एयरपोर्ट मैनेज करें। मसलन कतर पोर्ट अथॉरिटी है, दुबई पोर्ट अथॉरिटी है, उसके बाद दुबई एयरपोर्ट्स है, उसके बाद आई थिंक सिंगापुर का तमास्क है, उन्होंने जिक्र भी किया था उस वक्त। अच्छा, उसके बाद फिर यही तजवीज़ एक दफ़ा उस वक्त, लेकिन फिर वो इस पर अमल ही नहीं हो सका। उसके बाद यही तजवीज़ एक दफ़ा दोबारा आई जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। ये कतर गए तो आई थिंक कतर की हुकूमत ने इस चीज़ का इरादा ज़ाहिर किया कि जी हम इंटरेस्टेड हैं, जो हमारी बेसिकली कि हम बेसिकली पाकिस्तान के जो मेन एयरपोर्ट्स हैं उनमें किसी तरह या इन्वेस्ट करें या उनको मैनेज करें। खान साहब ने उस वक्त किया, लेकिन खान साहब के ना एक्चुअली एविएशन में उस वक्त जो था ना रुझानात दूसरे थे। वो तो मतलब वो
तो वो उस वजह से अमल नहीं हो सका। आई थिंक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान खुद चाहते थे, लेकिन उनके आसपास एक पूरा वो जो मतलब पैराफिनेलिया था, उसने इस तजवीज़ को आगे नहीं चलने दिया। उसके बाद अब दोबारा जब ये हुकूमत आई PDM की, इमरान खान साहब चले गए, तो इसकी पहली चीज़ों में आपको याद होगा इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास की, इन्होंने एक पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया था जो बेसिकली फॉरेन जो बेसिकली G2G इन्वेस्टमेंट्स हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए था। उसके बाद उसी को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ जी हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, और बुनियादी तौर पे उसका मकसद यही था कि जब वो शुरू में हम चक्कर लगा रहे थे अपने सारे दोस्त ममालिक के पास, चीन, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर वगैरह, तो वो यही कह रहे थे कि अगर हम आपको पैसे पूसे दे देते हैं, एक तो हम आपको कर्जा मज़ीद नहीं देते, क्या मतलब आप हमसे कर्जा ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते, तो बेहतर ये है कि हमारे पास बेसिकली सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं, हम उसके थ्रू चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं या पब्लिक एसेट हैं उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दें। और उस सिलसिले में फिर उनकी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि लेकिन मसला ये वो हमारा माशाल्लाह वो इफ्तिखार चौधरी साहब और PMLN के कुछ भाई जो पिटीशन लेके पहुंच जाते थे उनके पास फ़ौरन छुटते ही, तो वो आपको याद होगा, तो उस वजह से वो रिकॉर्डेक करके इस तरह के बेशुमार मामलात में हमारा अगेन दुनिया में बड़ी नेक नामी है। तो वो दुनिया की जो नेक नामी थी उसको रोकने के लिए फिर उन्होंने कहा कि जी हमें इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपकी जो है वो ये नहीं कहेगी कि बंद करो ऐसे पुल बनेगा। तो उसके ऊपर फिर उस वजह से ये इस हुकूमत ने, ये इसी हुकूमत ने शुरू में मिफ्ता साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, वज़ारत ख़ारजा ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था, तो एक पूरा बाकायदा बिल बनाया गया, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाया गया, फिर इवेंचुअली उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सील ऑफ अप्रूवल भी लगवाई गई, ताकि ये मसला ना हो कि कल को उठ के कह दे कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये तो कानून ही गलत बना था और सुप्रीम कोर्ट उसको रूल बैक कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा ये तसल्लियाँ सब उनको दी गई थी। जब ये तसल्लियाँ दी गई थी और सब कुछ हो गया था और इस पर कोई बातचीत शुरू होनी थी, प्रोसेस शुरू होना, तो बीच में फिर आ गए डार साहब। अच्छा, जब डार साहब आ गए तो उसके बाद सभी परेशान हो गए मुझे लगता है, क्योंकि आपको याद होगा डार साहब एक दफ़ा आने के फ़ौरन बाद मतलब UAE, सऊदी अरेबिया तो इनको इनसे बात करने नहीं करते, पता नहीं मतलब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, ये कतर चले गए। इनका ख्याल था कतर इनको कुछ दे देगा, तो कतर ने भी इनको कुछ नहीं दिया। वहाँ से मतलब कुछ 6-8 दिन घूम फिर के वापस आ गए और डेजर्ट सफारी की होगी। तो उसके बाद ये हुआ कि इनफैक्ट उस ज़माने में आपको याद होगा सऊदी अरेबिया का रोल ओवर जो था वो भी वज़ीर ख़ारजा साहब को जाके कराना पड़ा था। मतलब नॉर्मली ये वज़ारत ख़जाना का काम होता है, लेकिन वो जो एक सऊदी अरेबिया का भी आई थिंक $2 के $3 बिलियन का डिपॉजिट था जो उन्होंने 1 साल के लिए रोल ओवर किया था, वो भी तब वज़ीर ख़जाना गए थे, वज़ीर ख़ारजा गए थे, वज़ीर ख़जाना को हाँ उनसे उन्होंने उनकी बात पे एक्चुअली ना एक चीज़ और है यार, मतलब आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वगैरह जो मर्जी हो, देयर एक्चुअली इज़ अ वेरी सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट अमंगस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंटिटीज़ लाइक IMF विद डार साहब। मतलब ये चीज़ ना नवाज शरीफ साहब को समझ आई, या अभी तक नहीं आई मेरा ख्याल है, ना शहबाज शरीफ साहब को समझ आई अभी तक, डार साहब को तो खैर खुद कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, इन पे 2 दफ़ा IMF के साथ 5 नंबर्स का इल्ज़ाम लग चुका है और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जहाँ पर मतलब ही हैज़ डिस्ट्रॉयड हिज रेपुटेशन एंड कंट्रीज़। तो उस वजह से फिर ये मामला स्टॉल हो गया था। अब मुझे वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि रियासत जो है वो खुद इस मामले को हाथ में ले रही है, तो मैं ख्याल रियासत ने फिर कोई यकीन दहानियाँ वगैरह कराई हैं, जिसके बाद अब कतरियों ने मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये 3 एयरपोर्ट्स वाली डील जो है इस पे कतर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मोस्ट लाइकली उसी की वजह से फिर अब इस पर थोड़ी सी हिलजुल भी शुरू की गई है। लेकिन अभी देखते हैं कि ये मटीरियलाइज़ कैसे होती है और कब तक होती है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, और आपका देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरा जो किसी ना किसी तरह बहुत ही मुश्किल से अली को कैमरे पे ले आता है। मुझे पैसे भेजते रहें वरना ये शो नहीं चलेगा। ओके, खुदा हाफिज़।